नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो पिछले दोस्तों कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो दोस्तों, एसएससी जीडी हो, एसएससी यहाँ पर दिल्ली पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस हो या दोस्तों रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, बिहार का पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ये फिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं दोस्तों, इसको आपको लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताना है। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे दोस्तों, हम उसे भी यहाँ पर देखते चलेंगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में दोस्तों सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर आपने चुन लिया होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में विशालतम कोयला भंडार है? तो भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों जिसमें कोयले का भंडार पाया जाता है? तो आपने ऑप्शन यहाँ पर चुन लिया होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। दोस्तों आपका कोयले का भंडार आपका झारखंड में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, मछली उत्पादन से दोस्तों आपका नीली क्रांति संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ तिलहन, देखिए तिलहन आपका दोस्तों यहाँ पर पीली क्रांति से संबंधित है, इसे आप याद रखेंगे, पीली क्रांति से तिलहन संबंधित है। दुग्ध, यहाँ पर दुग्ध दोस्तों ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। कौन सी क्रांति दोस्तों? श्वेत क्रांति। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक, तो वर्गीज कुरियन दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक हैं, इसे आप याद रखेंगे। और श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, पीली क्रांति दोस्तों तिलहन से संबंधित है और नीली क्रांति आपकी मछली से संबंधित है। इन तीनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको तो पता होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अब दोस्तों यही क्वेश्चन अगर हमने भारत में ना पूछता कि विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पर कनाडा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है दोस्तों कनाडा आपका सबसे लंबा तट रेखा वाला यहाँ पर देश है। लेकिन भारत में पूछा है तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा राज्य यहाँ पर सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो कौन सा देश है दोस्तों जिसकी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की दोस्तों जो सीमा भारत से लगती है वह 4096 किलोमीटर लगभग लगती है। तो 4096 किमी भारत की बांग्लादेश से यहाँ पर सीमा लगती है। अब दोस्तों बात करें हम चीन की, तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे जाते हैं कि कितनी सीमाएं लगती हैं। तो चीन की दोस्तों यहाँ पर 3488 कितनी सीमा लगती है दोस्तों? 3488 किलोमीटर ये चीन की सीमा है भारत के साथ। अब दोस्तों बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सीमा दोस्तों 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर ये दोस्तों भारत की पाकिस्तान की सीमा है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप द्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप द्वीप कहाँ दोस्तों स्थित है, ये आपको बताना है। हिंद महासागर में है, अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में है या चीन सागर में है? तो सबसे पहले हम दोस्तों इसे समझ लेते हैं कि अरब सागर और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी है कहाँ। तो देखिए ये हमारा प्यारा सा इंडिया, यहाँ पर इस तरीके से हमने आधा इंडिया यहाँ पर बना लिया। अब ये इस तरीके से अब देखेंगे दोस्तों यहाँ का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये दोस्तों हमारा बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र है। अब ये नीचे साइड जो देखेंगे दोस्तों, ये आपका आता है हिंद महासागर। ये कौन सा सागर है दोस्तों? हिंद महासागर है। अब देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये दोस्तों हमारा अरब सागर है। कौन सा दोस्तों? ये आपका अरब सागर है। अब देखेंगे जो हमारा लक्षद्वीप है, ये इसकी स्थिति कहाँ है? तो लक्षद्वीप दोस्तों आपका लगभग यहाँ पर देखिए इस प्रकार इसकी स्थिति है यहाँ साइड। तो ये किस सागर में हुआ दोस्तों? ये आपका अरब सागर में हुआ। तो अरब सागर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब सागर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है। तो पश्चिमी तट के जो उत्तरी भाग है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, कावारत्ती। तो इसको हम दोस्तों मैप द्वारा थोड़ा समझते हैं। देखिए ये दोस्तों हमारा इंडिया, आधा इंडिया है। अब देखिए इसमें दोस्तों कहा है कि मालाबार, तो ये साइड देखिए, ये साइड जो है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पश्चिमी तट है, और ये साइड जो है ये हमारा दक्षिणी तट है। तो ये हमारा देखिए पश्चिमी तट, सॉरी ये हमारा पूर्वी तट, यहाँ पर ये हमारा क्या है पूर्वी तट है, ये हमारा क्या है पश्चिमी तट है। अब देखिए हमसे कहा है कि पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, तो हम समझ लेते हैं कि पश्चिमी तट को कहाँ से कहाँ तक इसमें कैसे डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ से आपका गुजरात, अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि गुजरात से जो गोवा तक का तट है, यानी यहाँ पर आपका आ गया गोवा, ये आपका गोवा। तो गुजरात से दोस्तों गोवा वाला तट, ये वाला जो तट है इसे हम कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट दोस्तों, कोंकण, इसे हम कहते हैं कोंकण तट। अब देखिए यहाँ से गोवा से मंगलुरु, कर्नाटक में मंगलुरु है, बेंगलुरु नहीं दोस्तों मंगलुरु, तो कर्नाटक में मंगलुरु तक ये जो तट है, कर्नाटक से मंगलुरु, यहाँ पर गोवा से मंगलुरु तक ये जो तट है दोस्तों इसे हम कन्नड़ तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, इसे हम कन्नड़ तट कहते हैं। अब देखिए यहाँ मंगलुरु से यहाँ पर आपका आता है कन्याकुमारी, यहाँ पर लास्ट छोर पर आपका आता है कन्याकुमारी। तो मंगलुरु से दोस्तों कन्याकुमारी तक का जो तट है वह मालाबार तट है। कौन सा तट है दोस्तों, यह मालाबार तट है। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे नाम देकर पूछ लिया जाता है कि गुजरात से गोवा तक का तट को किस नाम से जानते हैं, तो इस तरीके से भी यहाँ पर आपको पूछ लिया जाता है। अब देखिए ये हमारा मालाबार तट हो गया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पश्चिमी तट का उत्तरीय भाग। अब देखिए ये आपका उत्तरी भाग दोस्तों किधर होगा, यानी उत्तर साइड आपका ऊपर साइड है, उत्तर साइड आपका ऊपर साइड होगा, और नीचे आपका दक्षिणी साइड है। तो उत्तरी भाग यानी कोंकण, उत्तरी भाग कौन सा है, तो उत्तरी भाग आपका कोंकण हो गया, और दक्षिणी भाग कौन सा हो गया, मालाबार हो गया। तो हमसे उत्तरी भाग पूछा है, तो उत्तरी भाग दोस्तों क्या हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा, कोंकण। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर दोस्तों आपके पूर्वी तट आते हैं, तो उसे हम दूसरे क्वेश्चंस में समझ लेंगे। यहाँ पर समझेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा, याद भी नहीं हो पाएगा। तो केवल आप 3 याद रखें कि गुजरात से गोवा कोंकण तट, गोवा से दोस्तों मंगलुरु तक कन्नड़ तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार तट, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के ढांचे पर सबसे गहरा प्रभाव डाला है। यानी दोस्तों भारतीय संविधान जो बना उस पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा, यूके के संविधान का, यूएसए के संविधान का, अधिकार विधेयक, भारत शासन अधिनियम। तो आपको पता है दोस्तों भारतीय संविधान बनाने में अलग अलग देशों से अलग अलग स्रोत लिए गए हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ दोस्तों भारत सरकार अधिनियम का, यानी संविधान को बनाने में भारत सरकार जो अधिनियम 1935 है इसका सर्वाधिक यहाँ पर प्रभाव पड़ा। किस तरीके से दोस्तों, देखिए आपके संविधान में, यहाँ हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। तो लगभग दोस्तों जो 250 अनुच्छेद हैं, देखिए 250 अनुच्छेद लगभग, या तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया गया, और कुछ तो डायरेक्ट अनुच्छेद लिए गए, और कुछ में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करके, तो 250 लगभग अनुच्छेद दोस्तों हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, लगभग 250 अनुच्छेद। तो इस तरीके से इसका जो प्रभाव है ये बहुत ज़्यादा हमारे संविधान पर पड़ा। देखिए सोचिए 250 अनुच्छेद हमारे डायरेक्ट इसी से लिए गए हैं, कुछ बहुत परिवर्तन करके। तो इसलिए इसे कहते हैं कि जब सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रभाव पड़ा है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है हमारे संविधान पे। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, किस अधिनियम के कारण भारत में द्विशासन व्यवस्था शुरू हुई। तो भारत में द्विशासन व्यवस्था, तो पहले दोस्तों क्या होता था कि पहले केंद्र सरकार के यहाँ पूरा शासन हो, जैसे प्रांतों पर भी क्या होता था, केंद्र सरकार का शासन होता था। लेकिन दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1919 थी उसके द्वारा दोस्तों भारत में द्विशासन व्यवस्था हो गई, यानी प्रांतों का शासन अलग हो गया, केंद्र का शासन अलग हो गया। तो जो द्विशासन व्यवस्था शुरू हुई दोस्तों, यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा हुई, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1919 द्वारा। अब देखिए यहाँ पर 1919 के अधिनियम को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो इसके भी नाम से दोस्तों इसे जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस नाम से जाना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है, चेम्सफोर्ड। तो इसको आप याद रखेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो तो वह पद अस्थायी रूप से किसके पास रहता है। देखिए समझिए इसे कि जब राष्ट्रपति, दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है, जब राष्ट्रपति अपने पद पर यहाँ पर नहीं होगा, यानी जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो उसके स्थान पर दोस्तों उपराष्ट्रपति कार्य करता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, जैसे राष्ट्रपति पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन जब उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो राष्ट्रपति का जो पद होगा वह दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। तो इस तरीके से बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के न होने पर उपराष्ट्रपति संभालेंगे, लेकिन जब उपराष्ट्रपति भी न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अब देखिए एक प्रश्न और यहाँ पर कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश भी न हो तो उनका पद, राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा। तो दोस्तों जब भारत का मुख्य न्यायाधीश भी न हो तो उसका राष्ट्रपति के पद हमारे जो संभालेंगे वह सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे, यानी जो वरिष्ठ होंगे, जो बहुत पुराने होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वे आपका यहाँ पर राष्ट्रपति का पद संभालेंगे जब भारत का मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तब। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि कानून में किसी प्रश्न पर भारत के उच्चतम न्यायालय से सलाहकार राय लेने का अधिकार किसके पास है। तो किसके पास दोस्तों यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ पर सीधा कहें तो सुप्रीम यानी उच्चतम न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट से वह क्या कर सकता है, सलाह परामर्श ले सकता है। यह किसके पास अधिकार है, तो यह जो अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल दोस्तों 143 द्वारा, आर्टिकल 143 यानी दोस्तों 143, तो आर्टिकल 143 में दोस्तों है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या सलाह ले सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 143 में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची में नगर निगमों की शक्तियां प्राधिकार आधारित कर और जिम्मेदारियां सूचीबद्ध है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर कितनी बड़ी लाइनों में लिखा गया है, तो इसका केवल सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि 12वीं अनुसूची में क्या है। तो देखिए भारत की निम्नलिखित किस सूची में नगर निगमों की, यानी नगर निगम जो है वो किस अनुसूची में है, तो नगर निगम दोस्तों हमारी 12वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 12वीं अनुसूची में है नगर निगम आपका, यानी नगर पालिकाएँ। देखिए ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो संशोधन था दोस्तों 74वां संविधान संशोधन था 1992 में। 74वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 में ये जोड़ा गया। अब दोस्तों ये आपको याद रखना है कि 12वीं जो अनुसूची है वह नगर पालिका से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दोस्तों दल बदल से संबंधित यहाँ पर है दल बदल, ये आप याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल से संबंधित है। 9वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, ये आपका भूमि से संबंधित है, भूमि। तो 9वीं अनुसूची ये भूमि से संबंधित हो गया। अब दोस्तों 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची यहाँ पर दोस्तों भाषा से संबंधित है। इसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। लेकिन पूछे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो उस समय दोस्तों केवल 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये आपको याद रखना है, 8वीं अनुसूची में है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। यानी दोस्तों जो हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक, इनका संरक्षक कौन है, यानी इनका संरक्षक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर उत्तम न्यायालय दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका क्या होता है, उसका संरक्षक होता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस हंसाने वाली गैस नाम से जाना जाता है, यानी किसे दोस्तों हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो हंसाने वाली यानी हंसने वाली गैस दोस्तों कौन सी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों हमारा क्या है,
हंसाने वाली गैस है यानी हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र पूछे दोस्तों तो N2O क्या होता है दोस्तों, N2O हमारा होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि महिलाएं निम्न में से किस तत्व के उपयोग से अपने बालों को सीधा करवाती हैं। यहाँ पर सिद्ध करवाती हैं यानी बालों को यहाँ पर जो सीधा करवाती हैं वह किस तत्व के उपयोग से। तो महिलाएं जो बालों में दोस्तों वह उपयोग जो होता है यहाँ पर वह ब्यूटी पार्लर में वह दोस्तों सल्फ़र का उपयोग होता है। सल्फ़र के उपयोग से बालों में यहाँ पर सीधा करवाते हैं। तो सल्फ़र दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ़र। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी सबसे प्रचुर मात्रा में होती है। तो कौन सी धातु दोस्तों भूपर्पटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में होती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम दोस्तों हमारा जो सर्वाधिक होता है भूपर्पटी पर। तो एल्युमिनियम धातु हमारा क्या होता है, सर्वाधिक होता है। एल्युमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों अग्नि बुझाने हेतु उपयोग में आने वाली गैस है यानी आग को बुझाने के लिए कौन सा काम यहाँ पर कौन सा गैस काम में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोस्तों हमारा अग्नि बुझाने के लिए यहाँ पर काम में लाया जाता है। कहीं पर आग लगी हो तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पर जब करेंगे तो वो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली दोस्तों पहली महिला हो जाएंगी आपकी अमृता प्रीतम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। अमृता प्रीतम दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था। तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किसका शासन था दोस्तों, तो संगम वंश का शासन था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है। तो मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा केरल में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मुल्ला पेरियार बांध कहाँ है, तो केरल में। तो दोस्तों ये हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर दोस्तों सही किए कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी दोस्तों इसको आप लाइक करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।